हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग यूनिट नंबर सेकंड के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग इससे पहले जो है यूनिट फर्स्ट के भी वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आई होप आप सभी वो जो वीडियो था वो अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से उसमें सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में भी, इस लेक्चर में भी हम लोग यूनिट सेकंड के जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें डाले गए हैं, और साथ ही साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो कि लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है और आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं जो कि यूनिट सेकंड के हैं, उन सारे क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी जो है यूनिट सेकंड को अच्छे से पढ़े होंगे, उसके हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किए होंगे और समझे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर सेकंड के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। यूनिट सेकंड में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़े थे? यूनिट सेकंड में हम लोग यूनिट फर्स्ट में तो पहले सेल ऑर्गेनल्स के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, और उसमें जो सेल ट्रांसपोर्टेशन या सिग्नलिंग में हेल्पफुल सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के साथ सेल जंक्शंस, और उसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सारी चीजें पढ़े थे। और यूनिट सेकंड में भी सेल ऑर्गेनल्स के ही कुछ पार्ट्स पढ़ने थे, जिसके अंदर हम लोग साइटोस्केलेटन में क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। और साथ ही साथ में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, उसे पढ़े थे, और राइबोसोम्स को भी आप लोग उसमें पढ़े होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग इस यूनिट के वेरी शॉर्ट आंसर को पहले डिस्कस करते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन जो है वो क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस है जो कि किस चीज में हेल्पफुल होता है? फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द जनरेशन ऑफ high energy phosphate bond in the form of ATP, that is adenosine triphosphate। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ATP का जनरेशन होता है। एटीपी है क्या? एटीपी जो है वो सेलुलर करेंसी है, जिसके थ्रू जितने भी एक्टिव प्रोसेसेस जो हैं वो किए जा सकते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन से बनता है, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन एटीपी के जनरेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन कहाँ होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से जो प्रोसेसेस हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन, इनके थ्रू एटीपी जो है वो जनरेट होती हैं। और हम सब जानते हैं कि एटीपी कितनी ज्यादा जरूरी होती है सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे जितने भी एक्टिव प्रोसेसेस हैं जहाँ पे एनर्जी की कंजप्शन जरूरी होती है, वहां पे एटीपी के थ्रू हम लोग एक्टिव प्रोसेसेस किए जा सकते हैं। जो सेल के एक्टिव प्रोसेसेस हैं वो एटीपी के थ्रू ही किए जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। ये परऑक्सीसोम्स कैसे होते हैं? परऑक्सीसोम्स जो है स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि क्या कंटेन करते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, और ये एंजाइम्स जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग सेवरल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो परऑक्सीसोम्स ऐसा ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है,
पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये रिएक्शंस जो है सेवरल एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि एनर्जेटिक मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेरोक्सिसोम का डिफिनीशन। ये वेरी शॉर्ट में पूछा हुआ है, तो अगर आपको देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर कोई चीज पूछा हुआ रहता है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन बता दीजिए, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा है उसे आप डिफाइन कर दीजिए। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं, इतना ज्यादा लंबा डिफाइन कर देते हैं कि उनके लिए फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचता है। तो इस वजह से जितना वर्ड लिमिटेशन दिया हुआ होता है उतने में ही आप कोशिश किया कीजिए कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को कर लिया जाए, और अच्छे से मतलब उतने ही कम सेंटेंसेस में या वर्ड्स में अच्छे से उसे डिफाइन कर दिया जाए, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को जो है अच्छे से डिटेल में डिस्कस, अच्छे से डिटेल में जो है लिखा करिए और उसका अच्छे से डायग्राम बनाया कीजिए, क्योंकि वो जो है ज्यादा नंबर्स के होते हैं, उन्हें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए, तो एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसका आप ध्यान रखा करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको मैक्सिमम लोगों को पता होता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो मैथ्स पढ़ते हुए होते हैं उनको भी ये पता हुआ रहता है, क्योंकि ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जूनियर क्लासेस से ही शुरू हो जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको बायो के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको ये पता है कि पावर हाउस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनल्स इन द सेल दैट आर ऑफ्टन रिफर्ड एज powerhouse of the cell because they are responsible for the production of energy। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उन्हीं को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जनरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो एनर्जी जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है जितने भी एक्टिव सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं सेल के अंदर उनके लिए। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा है कि ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है अच्छे से वेल लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है इसके पास दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो है स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो है, वैसे तो ये जो है खुद एक ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स किस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। इस वजह से इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स हैं वो भी कुछ अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये हो गया आउटर चैम्बर, और ये जो अंदर का पोर्शन होता है इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। और इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्रिस्टर्नी जो है वो ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें ही क्रिस्टर्नी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसके आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं,
और इस माइटोकॉन्ड्रिया में और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम हो गया, तो इसे आप ड्रॉ करके लेबल कर दीजिएगा। डीएनए हो गया, और साथ ही साथ में ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्रिस्टर्नी। और इसमें जो है ये क्रिस्टर्नी पे F1 F0 ट्रांसपोर्टेशन के लिए पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी की सारी जो पोर्शंस हैं या सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इसके, वो सारे अच्छे से आप ड्रॉ करिएगा और उसे अच्छे से लेबल करिएगा। जब कभी भी एग्जामिनेशन में कोई जो है डायग्राम पूछा गया है तो उसमें आपको ये चीज याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि डायग्राम जो है पहली चीज नीट एंड क्लियर होना चाहिए। अगर आप उसमें बहुत सारी चीजें नहीं भी बनाए तो ठीक है, लेकिन जितना पोर्शन बनाया है वो एकदम नीट एंड क्लियर होना चाहिए और हाँ सही लेबल्ड होना चाहिए। भले ही आप उस डायग्राम का अगर आपको उस समय नहीं याद आ रहा है तो वैसे तो आपको हर चीज का पूरा जो लेबलिंग है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप गलत लेबलिंग नहीं करिएगा, जितना आ रहा है उतना करिएगा लेकिन सही करिएगा। गलत लेबलिंग से क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि ठीक है आ रहा है तो फिर ज्यादा से ज्यादा लिख देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेबल कर देते हैं, तो क्या होगा कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि अच्छा इतनी सारी चीजें आ रही है। ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती हैं, सही चीजें मैटर करती हैं। तो आप जो भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, आप जो चीज लेबल कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है क्रिस्टर्नी, तो ये क्रिस्टर्नी है। अब इसको क्या है, आप आउटर मेम्ब्रेन नहीं कह सकते हैं, या फिर जो मैट्रिक्स का रीजन है उसे आप क्या, उसे आप इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन से डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी जिस तरह से उसका जो लेबलिंग का जो प्रोसेस है, जो लेबलिंग सही लेबलिंग है, आप उसी को किया कीजिए। तो ये हो गया डायग्राम, इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल है, और ये जो है बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें ये हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि राइबोसोम्स की हेल्प से ही आरएनए से जो है वो अमीनो एसिड के सिंथेसिस, और फिर ये अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर लॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड बनाती हैं, और आगे जाके ये क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कराती हैं। तो राइबोसोम्स जो है प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ में कुछ ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम्स जो है एसोसिएटेड फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ भी प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं तो उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब जो राइबोसोम्स हैं, अगर आप इसे देखें तो राइबोसोम्स के अंदर इसके ई साइड, पी साइड, ए साइड और इसके दो यूनिट्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। वो क्या होते हैं, एक हो गया इसका लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। तो जो राइबोसोम्स होते हैं, जब आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो उसमें आप ये चीज देखे होंगे कि जब भी एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाती है तो वहां पे राइबोसोम आकर के अटैच होता है, और राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं। पहला होता है स्मॉल सब यूनिट और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। तो ये उसी चीज के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से ये एमआरएनए हो गया, ये राइबोसोम्स का सब यूनिट हो गया, और ये जो है लार्ज सब यूनिट हो गया राइबोसोम्स के, ये उसके साइड्स हो गए जिनके थ्रू जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा है। तो ये हो गया डायग्राम राइबोसोम का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा छोटा नहीं लिखना है और ना ही बहुत ज्यादा लंबा लिखना है, जितना सफिशिएंट है उतना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वेरी शॉर्ट को आप कितने लाइन में लिख सकते हैं, वेरी शॉर्ट को जो है आप 3 से 4 लाइन में लिख दिया कीजिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग की स्पीड। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कम ही लिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि अरे एग्जामिनेशन चल रहा है तो आप देखेंगे कि अरे उनका तो पेपर 1-1.5 घंटे में ही खत्म हो गया,
और जब आप मार्क्स देखेंगे तो क्या होगा कि उनका मार्क्स जो है उससे भी अच्छा आया होगा जो कि 3 घंटे बैठ के लिखा है पेपर। तो उसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये कि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है टू द पॉइंट चीजें आनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी जाके लिखा है। तो पहली चीज ये हो जाती है, टू द पॉइंट आप लिखेंगे तो कम समय लगेगा ही, एग्जैक्ट पॉइंट जितना नीडेड है उतना लिखना, लेकिन हाँ वर्ड्स जितने दिए हैं वर्ड लिमिटेशन में रहने चाहिए, ये नहीं कि उससे कम लिखे। और दूसरी चीज ये कि स्पीड जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी होती है वो क्या करता है कि ज्यादा चीजें लिख देता है और कम समय में लिख देता है, तो जिसकी वजह से उसका जो पेपर है वो हमेशा अच्छा जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर चीज आती है लेकिन उनका मार्क्स इस वजह से कम होता है क्योंकि उनको जो है टाइम की प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसके लिए एक ही चीज किया जा सकता है और वो है रेगुलर प्रैक्टिस। आप जब भी पढ़ने बैठे तब आप मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद उसी टॉपिक को आप बिना देखे अपना एक कोई रफ कॉपी है उस पर आप लिखिए और ये चीज देखिए कि उस क्वेश्चन को आप कितने समय में लिखें। उसके बाद इसी तरह डेली करिए, कुछ समय लगेगा लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी जो राइटिंग है वो उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो जाएगी कि अगर आपको खुद से लिखना है तो आप कैसे दिमाग से अपना और एकदम टू द पॉइंट एक्यूरेट और विद इन लेस टाइम आप कैसे चीजें जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिन्हें आपको जितनी वर्ड लिमिटेशन दी है उतने में ही एक्सप्लेन करना है और सही चीजों का उसका जो सही कंसेप्ट है वो आपको अप्लाई वहां पे करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं ट्यूबुलिन के, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट को फॉर्म करता है, दैट इज द साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन के ये सारे कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट हो गया या माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये साइटोस्केलेटन के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। और साइटोस्केलेटन जो है वो शेप के लिए, सेलुलर शेप के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला जो चीज है वो ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो पॉलीमर्स होते हैं ट्यूबुलिन के, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटन के। साथ ही साथ में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में किस चीज के लिए हेल्पफुल है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स को स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जो सेल है उसका एक पर्टिकुलर शेप रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा, ये चीजें जो है साइटोस्केलेटन के एलिमेंट्स के थ्रू ही हो पाता है कि सेल की जो शेप है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो सही से मेंटेन हो सके। ठीक है, और इस चीज के लिए जो है माइक्रोट्यूब्यूल हेल्पफुल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है लॉन्ग हो सकता है एज 50 माइक्रोमीटर, एज वाइड एज 23 से लेके 27 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो अगर आप इसकी लेंथ को देखें तो इसका जो लेंथ होता है वो लगभग 50 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसकी जो विडनेस है, इसकी जो विड्थ है वो 23 से लेके 27 नैनोमीटर तक की होती है। इनके पास, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास इनर डायमीटर होता है जो कि लगभग 11 से लेके 15 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेलिंग हो गई कि किस तरह से इसकी लेंथ होगी, किस तरह से इसकी विड्थ होगी, और इसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो है किस चीज में हेल्पफुल है। तो फॉर प्रोवाइडिंग the structure and shape to the eukaryote cells, the microtubules are very much important. ठीक है, तो अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो है फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन द डाइमर्स ऑफ two globular protein, that is alpha and beta tubulin, into a protofilaments, और ये जो है फिर एसोसिएट होते हैं लैटरली ताकि ये फॉर्म कर सके हॉलो ट्यूब को, और ये हॉलो ट्यूब क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, तो किस तरह से इसकी जो फॉर्मेशन है वो हो रही है, तो ये जो है पॉलीमराइजेशन के थ्रू
क्या चीज फॉर्म करते हैं, दो ग्लोबुलर प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं जो कि होता है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन थ्रू द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन फर्दर फॉर्म क्या करते हैं, प्रोटोफिलामेंट फॉर्म करते हैं। और ये प्रोटोफिलामेंट जो है ये एसोसिएटेड होते हैं लैटरली ताकि ये फॉर्म कर सके माइक्रोट्यूब्यूल को। ठीक है, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन फॉर्म होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जिसके अंदर क्या होता है, अगर आप इसके कॉमन पार्ट के या फिर कॉमन फॉर्मेशन को देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर, तो अगर इसका कॉमनेस्ट माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो है वो अरेंज होते हैं ट्यूबुलर अरेंजमेंट में। अभी हम लोग पढ़े कि प्रोटोफिलामेंट्स जो है ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा ट्यूबुलिन्स जो है प्रोटोफिलामेंट्स को बनाते हैं, फिर ये लैटरली अरेंज होते हैं और ये फिर माइक्रोट्यूब्यूल को फॉर्म करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर अगर कॉमन वे है या फिर कॉमन माइक्रोट्यूब्यूल को अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कॉमन माइक्रोट्यूब्यूल्स में 13 प्रोटोफिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है ये तो अभी तक ये चीज था कि किस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन हुई, और साथ ही साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो कॉमनेस्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनमें जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं उनकी नंबर क्या होती है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किन चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो सब यूनिट्स हैं वो होती हैं ट्यूबुलिन, और जो एक ट्यूबुलिन है, जितनी भी ट्यूबुलिन्स हैं वो क्या करती हैं, एक अल्फा और एक बीटा ट्यूबुलिन को अटैच करके बनती हैं, और यही ट्यूबुलिन जो है ये एक हेटेरोडाइमर होता है। तो ये सारी चीजें थी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में कि किस तरह से ट्यूबुलिन्स के हेल्प से माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। ये ट्यूबुलिन अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के हेल्प से बनता है, और फर्दर जो है ये प्रोटोफिलामेंट्स को बनाते हैं। ये प्रोटोफिलामेंट्स लैटरली अरेंज होके माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल को बना रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल यूकेरियोटिक सेल के अंदर उसके शेप और उसके स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़े हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि किस चीज का है, साइटोस्केलेटन का है, दैट इज द माइक्रोफिलामेंट। ये क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये चीज पूछा हुआ है कि व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स को और क्या कहा जाता है, एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। इसलिए इसे एक्टिन फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन दैट इज एक्टिन उनके हेल्प से बनते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट है उन्हें और क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। ये जो है अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक्टिन फिलामेंट्स किसे कहते हैं या फिर माइक्रोफिलामेंट को और क्या कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्टिन फिलामेंट इसे क्यों कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो है एक्टिन प्रोटीन्स टू इंटरवाइंड स्ट्रैंड्स ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन दैट इज एक्टिन, इनके हेल्प से ये बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं ऑफ द प्रोटीन दैट इज एक्टिन, और ये जो एक्टिन है ये इनसे ये मिलकर के बने हुए हैं, तो एक्टिन क्या हो गया, इसका मोनोमर हो गया। अब ये जो स्मॉलेस्ट फिलामेंट अगर आप देखें कि जो माइक्रोफिलामेंट है ये स्मॉलेस्ट फिलामेंट होता है साइटोस्केलेटन का, और इसके पास एक विटल रोल होता है सेल्स के अंदर, क्योंकि ये सेल्स की मूवमेंट हो गई, सेल की डिवीजन हो गई और मसल के कंट्रैक्शन हो गए, उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े कि जो माइक्रो ट्यूब्यूल था वो किस चीज के लिए हेल्पफुल था, शेप के लिए और
स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के लिए हेल्पफुल था। वैसे ही जो माइक्रोफिलामेंट है वो किस चीज के लिए हेल्पफुल है? ये सेल्स की मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होते हैं, सेल्स के डिवीजन कराने में हेल्पफुल होते हैं, साथ ही साथ में ये मसल्स के कंट्रैक्शन कराने में भी हेल्पफुल होते हैं। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो रहा है तभी तो सेल डिवीजन हो पा रहा है ना। साइटोकाइनेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म अलग होता है। और अगर कार्योकाइनेसिस लिखा रहता तो सोचिए, कार्योकाइनेसिस मतलब जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तब उसे कार्योकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है दैट इज द साइटोकाइनेसिस, उसमें माइक्रोफिलामेंट्स हेल्पफुल होते हैं। एम्बॉयडल मूवमेंट जो है वो एम्बॉयड मूवमेंट उसके लिए हेल्पफुल है, सेल की मोटिलिटी में हेल्पफुल है, और सेल के शेप में भी ये हेल्पफुल होते हैं कि जो सेल्स के जो शेप चेंज होते हैं उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ में इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी ये हेल्पफुल होते हैं, और सेल्स की कंट्रैक्टिबिलिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक जो सेलुलर प्रोसेस होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बहुत सारे सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वैसे ही जो है फॉर एग्जांपल एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस हो गया, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माइक्रोफिलामेंट भी होता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है? स्मॉलेस्ट फिलामेंट होता है साइटोस्केलेटन का। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के जो है एक्टिन प्रोटीन के हेल्प से बने हुए होते हैं, इसी वजह से इसे एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। और साथ ही साथ में जो माइक्रोफिलामेंट है ये बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस में, जैसे इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल डिवीजन हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गए, इन सारी चीजों में, चेंज ऑफ द शेप ऑफ द सेल हो गया, इन सारी चीजों में ये हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछा है कि what are the functions of microfilaments, तो आप जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपको डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से स्ट्रक्चर है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइक्रोफिलामेंट के बारे में कि माइक्रोफिलामेंट जो है वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ में उसके फंक्शंस क्या हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा तो इसकी डायग्राम की नेसेसिटी नहीं है। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा रहता तो आप डायग्राम भी ड्रॉ करते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स जो है वो आरएनए के हेल्प से बना हुआ होता है, आरएनए और प्रोटीन के हेल्प से। जितने भी राइबोसोम्स होते हैं उनके पास एक सेपरेट जो है आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, सॉरी, दो सेपरेट आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं दो जो सब यूनिट्स हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो राइबोसोम्स को अगर आप देखें तो राइबोसोम्स के पास दो सब यूनिट होता है, और ये दो सब यूनिट कैसे होते हैं? एक लार्ज सब यूनिट कहलाता है, एक स्मॉल सब यूनिट कहलाता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये लार्ज और स्मॉल साइज में होता है। इस सब यूनिट के अंदर क्या होता है? तो इस सब यूनिट के अंदर आरएनए प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन से आरएनए प्रेजेंट होंगे? सोचिए। आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो लार्ज सब यूनिट होता है वो क्या होता है कि टॉप साइड पे प्रेजेंट होता है ऑफ द स्मॉल सब यूनिट के, और इसके अंदर जो है आरएनए टेम्पलेट सैंडविच जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू। मतलब किस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर था, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि किस तरह से, देखिए ये डायग्राम कि ये हो गया लार्ज सब यूनिट, ये हो गया स्मॉल सब यूनिट, और इसमें जो है
mRNA वो प्रेजेंट है इसलिए, और ये mRNA इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, तो सैंडविच्ड कंडीशन में ये जो है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज समझ में आई कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। राइबोसोम्स के थ्रू ही जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो होती है। तो ये आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि दे आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस कॉल्ड, आप इस तरह से कॉल मत लिखिएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, कॉल्ड ट्रांसलेशन in which protein synthesis takes place। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन के लिए हेल्पफुल है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फिर से आप नोट कर लीजिए। Write the difference between the eukaryotic and prokaryotic राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स वेल डेवलप नहीं होंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स में डिफरेंस पूछा है या फिर किसी चीज के भी बीच में डिफरेंस पूछा है तो आप एक तरफ उसके टॉपिक को लिख दीजिए, दूसरे तरफ दूसरा टॉपिक, और बीच में जो है एक टेबल के थ्रू आप पॉइंट्स को लिख दीजिएगा। उससे क्या होता है, इजीली दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होता है। तो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हो गए और ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हो गए। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। फ्री राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, वो लार्ज राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसलेशन को यूकैरियोट्स के अंदर। दूसरी चीज ये कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो ये जो है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होंगे। तो इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो बैक्टीरिया में और आर्किया में प्रेजेंट होते हैं। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और ये फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इसके साथ ही साथ में यूकैरियोटिक राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं उनमें। ठीक है, तीसरा डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो स्मॉल इन साइज होते हैं और स्मॉल इन मास होते हैं। उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, लगभग 27,000 डाल्टन। ठीक है, 27,000 किलो डाल्टन। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो भी ज्यादा होता है, लगभग 42,000 किलो डाल्टन। ठीक है, चौथा जो डिफरेंस का पॉइंट है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं उनके जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 70s होता है। और जो यूकैरियोट्स के अंदर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है राइबोसोम्स का वो क्या होता है, 80s। तो ये जो 70s और 80s होता है ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अगर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का पूछा जाए तो वो कितना होता है, 70s। और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ यूकैरियोटिक राइबोसोम्स अगर पूछा जाए तो वो होता है 80s। So 80s sedimentation coefficient।
पहले आप इसे ड्रॉ करके इतने पॉइंट्स लिखें, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर डायमीटर की बात की जाए तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो लगभग 200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है, ये नहीं है। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनके जो डायमीटर होते हैं वो लगभग 250 से लेके 300 एंगस्ट्रॉम होता है। अब जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, अभी उनके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हम लोग पढ़े हैं, तो वो कितना होता है 70s। और ये जो है दो सब यूनिट्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। तो इनका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है वो क्या क्या होता है 50s और 30s। ठीक है, और अगर यूकैरियोट्स में देखा जाए तो इसके भी दो सब यूनिट होंगे, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है वो होता है 60s और 40s। ठीक है, इसको आप ऐड करके ऐसा मत देखने लगिएगा कि ये 60 और 40 है तो ये 100s होना चाहिए, तो इसमें जो है 80s क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट थिंग है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब जो प्रोकैरियोट्स के अंदर लार्ज सब यूनिट होता है वो मिलकर के बना हुआ होता है दो तरह के rRNA से, और ये कैसे होते हैं 20s rRNA और 5s rRNA। ठीक है, और अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो इसमें तीन तरह के rRNA पाए जाते हैं। ये होता है 20s rRNA, दूसरा होता है 5.3s rRNA और तीसरा होता है 5s rRNA। इसके बाद यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर उसके अगर आप राइबोसोम्स को देखें तो उसमें लगभग 60% जो है वो rRNA का कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है, और 40% जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर। और यूकैरियोट्स अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में देखा जाए तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 40% ऑफ rRNA उसमें प्रेजेंट होता है और 60% ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या है, प्रोटीन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब प्रोकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो है अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे अटैच होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होंगे, तो ये फ्रीली तो प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ में ये अटैच फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। दैट इज कि कुछ राइबोसोम्स जो है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट लेयर जो है उस पे जाकर अटैच रहता है, आउटर मोस्ट पार्ट पे। कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर के अटैच रहता है, और ऐसे राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाकर अटैच रहते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं, उस पोर्शन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं अटैच रहते हैं उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डिफरेंसेस थे, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सप्लेन द इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स को पढ़े हैं, माइक्रोफिलामेंट को पढ़े हैं। अब हम लोग जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं साइटोस्केलेटन के।
या ऐसे कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन इन तीनों चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, जो ओवरऑल सेल के शेप, सेल के जो है स्ट्रक्चर, सेल के कुछ जो इसके पार्ट्स है साइटोस्केलेटन के, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट वाला, सेल के मूवमेंट के लिए, सेल के डिवीजन के लिए, सेल के अंदर इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कराने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो क्या होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में आईएफएस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनके जो अगर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के सेल्स में पाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो किस चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं, तो वो जो है वो फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिनका कॉमन स्ट्रक्चरल और सीक्वेंस फीचर होता है। तो ये इनिशियली जो है ये डेजिग्नेटेड होते हैं इंटरमीडिएट। इनको इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है, इसे इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनका जो एवरेज डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, तो 10 नैनोमीटर का इनका एवरेज डायमीटर होता है, जो कि इन माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच का होता है। ठीक है, तो अगर आप माइक्रोफिलामेंट को देखें जो कि एक्टिन के हेल्प से मिलकर के बना हुआ होता है, वो क्या होता है, वो पतला होता है, नैरोअर होता है, और ये जो है वाइडर मायोसिन अगर फिलामेंट्स को अगर आप देखें तो जो कि मसल्स में पाए जाते हैं, उनका जो डायमीटर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के, वो जो है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट दैट इज 7 नैनोमीटर और माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से बना हुआ होता है, जो कि 25 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, इनके बीच का उनका जो डायमीटर है वो रहता है, इस वजह से इनका जो नाम है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट पड़ा। देखिए तीन तरह के स्ट्रक्चर्स अभी हम लोग पढ़े थे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ये इन दोनों के बीच में आता है। अगर आप माइक्रोफिलामेंट के डायमीटर को देखें तो वो लगभग 7 नैनोमीटर का होगा, और माइक्रोट्यूब्यूल का अगर आप देखें तो वो लगभग 25 नैनोमीटर का होता है। तो इनके दोनों के बीच का इसका खुद का जो डायमीटर है वो जो है वो 10 नैनोमीटर का होता है। तो इन दोनों के बीच में ये कंडीशन आती है, इस वजह से इसका जो इस फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं, ना बहुत ज्यादा पतला, ना बहुत ज्यादा चौड़ा, या ना बहुत ज्यादा मोटा, इस वजह से इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। अब देखिए ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो जो एनिमल्स में अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को देखें तो इनकी एक और सब कैटेगरी होती है, जिसे 6 टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया है, और इस इंटरमीडिएट फिलामेंट के 6 टाइप को इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि इनकी जो टाइप्स है उसका क्या अमीनो एसिड का जो है वो सिमिलैरिटी अमीनो एसिड के बीच में है, और प्रोटीन स्ट्रक्चर के बीच में किस तरह से जो सिमिलैरिटी है। तो इस बेसिस पे ही ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनको फर्दर 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अपॉन रिपीटेड स्ट्रेचिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो डिसिपेटेड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द इनपुट एनर्जी जो है इसमें होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जो नेटवर्क होते हैं वो बोथ अपॉन द इलोंगेशन एंड अपॉन कंप्रेशन पे डिपेंड करता है, और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो स्ट्रेस एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है और सेफ्टी बेल्ट्स की तरह काम करता है लिविंग थिंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो है सेल के प्लास्टिसिटी के लिए
जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस एब्जॉर्बर्स जो हैं वो कहलाते हैं। ये सेल्स के अंदर स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इस वजह से ये स्ट्रेस एब्जॉर्बर्स कहलाते हैं। साथ ही साथ में ये सेफ्टी बेल्ट्स भी कहलाते हैं और ये सेल्स के अंदर सेल्स की जो प्लास्टिसिटी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है, माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है और इंटरमीडिएट का क्या काम है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट के जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो है वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिल करके बने हुए होते हैं। ये लगभग 65 जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट में। लेकिन इन 65 प्रोटीन्स को फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और ये क्लासेस क्या कहलाते हैं, टाइप 1 क्लास, टाइप 2 क्लास, टाइप 3 क्लास, टाइप 4 क्लास, टाइप 5 क्लास और टाइप 6 क्लास। ठीक है, या फिर इन्हें और भी क्या कहते हैं, टाइप 1 प्रोटीन, टाइप 2 प्रोटीन, टाइप 3 प्रोटीन, टाइप 4 प्रोटीन, टाइप 5 प्रोटीन और टाइप 6 प्रोटीन। ये और ओवरऑल ये प्रोटीन किस बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन इनकी की गई है, तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस और जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे इन प्रोटीन्स को इन टाइप्स में, इन कैटेगरी में रखा गया है। अब जो टाइप 1 है वो क्या होता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिनको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है या 6 टाइप के जो प्रोटीन है उन्हें कहा जाता है। तो जो टाइप 1 प्रोटीन है वो एसिडिक होते हैं और ये एसिडिक कैरेटीन होते हैं जो कि लगभग साइज अगर इनका देखा जाए तो 40 से लेके 69 किलो डाल्टन का होता है इनका साइज। और ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। टाइप 2 जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल या फिर बेसिक केराटिन होते हैं जिनका अगर आप साइज देखें तो इनका साइज 50 से लेकर 70 किलो डाल्टन का होता है। ये जो है एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। जो टाइप 3 होता है वो क्या होता है, विमनेटिन होता है जो कि क्या होता है, एक 54 किलो डाल्टन प्रोटीन होता है जो कि फिब्रोब्लास्ट में पाए जाते हैं। तो टाइप 1 क्या है, एसिडिक केराटिन, टाइप 2 न्यूट्रल या फिर बेसिक केराटिन और टाइप 3 जो है वो विमेंटीन होता है जिसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए या साइज की बात की जाए तो 54 किलो डाल्टन का होता है और ये जो है फिब्रोब्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इसके बाद जो टाइप 4 होता है वो क्या होता है, वो न्यूरोफिलामेंट होता है जिसकी जो वेट है वो 67 से लेके 200 किलो डाल्टन का इसका वेट होता है और ये जो है न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये न्यूरोफिलामेंट है, मतलब समझ में आ गया कि ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा। टाइप 5 जो है वो न्यूक्लियर लैमिन होते हैं जिनका वेट जो है वो 60 से लेकर 79 किलो डाल्टन का होता है जो कि न्यूक्लियर लैमिना में प्रेजेंट होते हैं। और जो टाइप 6 है वो क्या होते हैं, वो नेस्टीन्स होते हैं जो कि 200 किलो डाल्टन के होते हैं। ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली दैट इज द सीएनएस। सीएनएस मतलब क्या होगा, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, तो ये अभी तक जो है हम लोग जो पढ़े थे कि ये 6 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं और इनके बेसिस पे जो है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ये प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, इनकी क्या क्या जो है मोलिकुलर वेट क्या है, जिसको क्या किस तरह का इसका नेचर होता है, क्या इसका नाम होता है और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम अलग से समझा दे, ये सिर्फ और सिर्फ लर्न करने वाला टॉपिक है। तो आप इसका नोट्स बनाइए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये सारी चीजें रिमेम्बर हो सके।
तो जो असेंबली होती है इस इंटरमीडिएट फिलामेंट की, ये कैसी होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसके अंदर आ रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो पहला स्टेट होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, वो ये होता है कि ये जो है सबसे पहले डायमर फॉर्म करते हैं और डायमर के बाद ये फिर टेट्रामर्स को फॉर्म करते हैं। ये टेट्रामर्स जो हैं वो असेंबल होते हैं एंड टू एंड, ताकि ये प्रोटोफिलामेंट को फॉर्म कर सके। और ये टेट्रामर्स जो है ऑर्गेनाइज होते हैं फर्दर ऑक्टामर्स में, और वो अरेंज होते हैं एंटी पैरेलल मैनर में। तो इस तरह से इनका जो अरेंजमेंट है, असेंबली है इंटरमीडिएट फिलामेंट की, वो होती है। अब कुछ ऐसे डिजीजेस भी होते हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से होती है। अभी तक हम लोग पढ़े कि इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, इसका जो विड्थ है वो क्या है, इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो क्यों कहते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पूछे तो जिस तरह का टॉपिक पूछा है उस तरह का तो आप लिखेंगे ही। जैसे अगर स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोटीन उसके अंदर पूछा है तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन लिखेंगे, अगर आप उसकी फंक्शनिंग पूछा है तो फंक्शनिंग लिखेंगे, अगर आपसे पूछा है कि कोई डिजीजेस जो कि इसकी वजह से हो रही है तो वो आप लिखेंगे। और ओवरऑल अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिनेशन टू इट्स बेसिक टाइप्स, कि किस तरह के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट हैं, फिर किस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इसके क्या फंक्शंस हैं, साथ ही साथ में इसकी माल फंक्शनिंग क्या है, मतलब इसके वजह से डिजीजेस जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डायग्राम जो है वो मस्ट है, ठीक है। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है हर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। तो ये क्या हो गया, डिजीजेस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से होती हैं। तो पहला जो है वो है एपिडर्मल बल्बस सिंबल, जो कि सिंप्लेक्स जिसे ईबीएस कहते हैं। दूसरा है म्यूटेंट केराटिन जीन, जो कि स्किन ब्लिस्टिंग रिजल्ट की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि सेल की लाइसिस होती है इवन आफ्टर माइनर ट्रॉमा, ठीक है। तीसरा होता है लॉ ग्रेहरीन डिजीज, जिसे और क्या कहते हैं, एमाइलोट्रोपिन लेटरल सेक्रेसिस, जिसे एएल कहते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रोग्रेसिव लॉस होता है मोटर न्यूरॉन का। और इस मोटर न्यूरॉन के लॉस के वजह से ये जो है न्यूरल एट्रोफी या फिर पैरालिसिस, या फिर अगर और भी ज्यादा कंडीशन खराब हुई तो इवन इट कॉज डेथ, ठीक है। तो अभी जब आप इसके टाइप्स को पढ़ रहे थे तो आप देखे थे ना कि इसका कुछ जो ऐसा टाइप है जो कि न्यूरल सिस्टम में भी जो है न्यूरल सिस्टम या नर्व सिस्टम उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये प्रेजेंट है ठीक है, लेकिन अगर वहां पे ये प्रेजेंट हैं और अगर सही से काम नहीं किए तो इट इवन कॉज न्यूरल डिजीजेस या फिर न्यूरल मालफंक्शन विच में लीड्स टू सच डिजीजेस, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेस है जो कि इसके वजह से होती हैं। और आपका एक काम है वो ये है कि अभी तक जितने आप नोट्स बनाए या स्क्रीनशॉट लगे अच्छी बात है, अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो डायग्राम है उसको आपको खुद से सर्च करना है और अपने नोट्स में ऐड करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट में ऐड रखना है, ताकि जब एग्जामिनेशन में आए तो आप सारे पॉइंट्स तो अच्छे से लिखे ही इंटरमीडिएट फिलामेंट के, साथ ही साथ में उसका जो डायग्राम है वो भी आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्सप्लेन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा रहेगा उतना तक आप आंसर दीजिएगा, और उसके बारे में आप ये चीज सोच के रखिएगा कि अच्छे से जो है वो आंसर देना है, एक्यूरेट पॉइंट्स को लिखना है, डायग्राम वेल नीट एंड क्लियर होना चाहिए, और जो है और बस इतना ही, इतना आप करेंगे इतना सफिशिएंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, तो एक्सप्लेन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सप्लेन करने को कहा है। तो जो जेनेरिक सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को इतना तो हम लोग जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी का जनरेशन होता है, इसके क्या मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मैट्रिक्स हो गया, क्रिस्टर्निंग हो गया, इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, डीएनए भी प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हम लोग को पता है, ठीक है।
अब चलिए जेनेरिक सिस्टम को पहले पढ़ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका खुद का जेनेरिक सिस्टम होता है जो कि सेपरेट होता है और डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द सेल। हम लोग जब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को पढ़े थे तो उसमें आप याद करिए, उसमें हम लोग ये चीज देखे थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रेजेंट होना मतलब उसके पास खुद का एक जो जीनोम है या जो न्यूक्लियर फंक्शनिंग करने वाला एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। जेनेटिक फंक्शन करने वाले एलिमेंट्स जो है उसके पास खुद के प्रेजेंट हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है कि उसका खुद का जेनेरिक सिस्टम प्रेजेंट होता है और जो कि सेपरेट होता है और अलग होता है न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द सेल के। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या होते हैं कि इन्हें ऐसा सोचा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरिया से इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, और ये इनकी सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है लार्जर सेल्स से और ये इसे ही क्या कहते हैं इंडोसिम्बियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेरिक इंफॉर्मेशन को लेके कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो है जेनेरिक मटेरियल होता है जो कि सेल से अलग होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ये चीज जो है वो बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया से इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है अगर आप देखें एंसेस्टर लिंकेज तो वो बैक्टीरिया के साथ होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि लार्ज सेल के साथ लार्जर सेल्स के साथ सिम्बियोसिस का प्रोसेस शो करता है और ये जो है इसी वजह से इसे इंडोसिम्बियोसिस कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर जीनोम्स को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है और ये जो सर्कुलर डीएनए है अगर आप याद करें तो सर्कुलर डीएनए कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में जो है वो कॉमन होता है। इस वजह से ऐसा सोचा जाता है कि बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इवॉल्व हुआ है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है जो कि सिमिलर होता है डीएनए बैक्टीरिया की तरह। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो है इसके जो है मल्टीपल जो कॉपीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं पर ऑर्गेनल्स में। ह्यूमंस और एनिमल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो जीनोम का अगर आप साइज देखें, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के साइज को देखें ह्यूमन और एनिमल्स की तो वो लगभग 16 किलो बाइट की जो है इसका साइज होती है, ठीक है। तो अगर इसकी साइज की बात देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम की ह्यूमंस और एनिमल्स में तो ये लगभग 16 किलोबाइट्स की होती है, ठीक है। अब देखिए बस सस्टेनेबिलिटी लार्जर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो जीनोम होता है वो ईस्ट में पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली 80 kb एंड प्लांट्स में क्या होता है इससे भी ज्यादा पाया जाता है दैट इज मोर देन या फिर इक्वल टू 200 kb, ठीक है। तो मोर देन 200 kb ये जो है ये साइज है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स की जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे इंफॉर्मेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है जो कि सिमिलर होता है किस तरह में, शेप में, दैट इज फाउंड इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए ही पाया जाता है। अगर ह्यूमंस में इसके साइज की बात की जाए या फिर एनिमल्स में तो इसके जीनोम की जो साइज होती है वो 16 kb के आसपास होती है। ईस्ट में इसकी जो साइज होती है वो 80 kb रहता है और प्लांट्स में जो है इससे भी बड़ी साइज होती है इसके जीनोम की जो कि लगभग मोर देन 200 kb से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको पढ़ते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो
अभी तक हम लोग जीनोम के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला लेयर दैट इज द आउटर लेयर। ये जो है आउटर लेयर माइटोकॉन्ड्रिया का स्मूथ होता है और ये इक्वल अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है, किस चीज के लिए? न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए, एनर्जी के लिए। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? एटीपी हो गया, एडीपी मॉलिक्यूल हो गए, ये सब। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मोस्ट लेयर है, जिसमें जो है ये इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। ये जो है फ्रीली परमिएबल होता है आयंस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी और एडीपी मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का देखा जाए तो वो जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू द आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है फोल्डेड होता है मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे टाइम्स, और यही जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसी को क्रिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये मान लीजिए आउटर लेयर हो गया, आउटर लेयर तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इनर लेयर क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इसके पास क्या होता है कि ये जो इनर लेयर होता है, ये इनर लेयर हो गया मान लीजिए इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो गया क्या? मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ये इम्बेडेड ऐसे होता है, और ये जो एक्सटेंशन जो कि मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड होता है, इसी को कहते हैं क्रिस्टर्नी। ठीक है, तो एटीपी की जो सिंथेसिस होती है वो यहाँ पे होती है। एटीपी की सिंथेसिस जो है वो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में होती है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस है इसी को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। और इसमें क्या होता है कि जो एटीपी की सिंथेसिस है वो होती है। ठीक है, तो इसे तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। ठीक है, सॉरी। और ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे जो है एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। और ये जो है इनर मेम्ब्रेन वाला स्पेस, यहाँ पे जो है वो एटीपी की सिंथेसिस हो रही है एटीपी सिंथेटेज के हेल्प से। यहाँ पे जो एटीपी सिंथेटेज है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो दो सब यूनिट्स होता है उसी को कहते हैं F0 और F1 पार्टिकल, या F0 या F1 सब यूनिट। ठीक है, F0 और F1 पार्टिकल एक जगह और भी प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा ये प्लांट्स में, उसके साथ एक और ऑर्गेनल होता है जिसके पास F0 और F1 पार्टिकल होता है, और उसको क्या कहते हैं? उसे जो है वहां पे भी एटीपी की सिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस जो है वहां पे प्रोसेस होता है। अब उस ऑर्गेनल का नाम जल्दी से बताइए। ठीक है, जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या बॉटनी एकदम भूल जाइएगा? याद होगा ना, 12th में हम लोग पढ़े रहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। तो अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़े? माइटोकॉन्ड्रिया में ये पढ़े कि उसका जो इनर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पास एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। इसके पास जो दो सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं दैट इज द F0 एंड F1 पार्टिकल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो एटीपी सिंथेटेज, F0, F1 पार्टिकल्स, ये सारी चीजें एटीपी की सिंथेसिस कराते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए।
अब जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है, यूजुअली क्या होता है, ये जो स्लाइड है ये फिर से कॉपी हो गई है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स की इंफॉर्मेशन है, जिसे हम लोग पढ़े थे कि ये जो है बैक्टीरिया की तरह होता है, इसका साइज ह्यूमंस में कितना होता है, ईस्ट में कितना होता है, प्लांट्स में कितना होता है, ठीक है। तो इसे फिर से आप नोट मत करिएगा, ये जो है टाइपिंग एरर है, इसकी वजह से फिर से हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में जीनोम के बारे में पढ़े, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के अंदर उसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट, ये जो स्लाइड था वो जीनोम में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो अगर आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, या फिर अपने नोट्स में अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो फिर से इसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़े हैं। अब उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के वो क्या क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर फंक्शन के बारे में बात की जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है उसमें जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी या फिर इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, या फिर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो और क्या चीजों में हेल्पफुल है, वो हेल्पफुल होता है सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड या फिर हार्मोन्स, इन सब के बनने में भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया या एस्ट्रोजन हो गया, इन सब के जो सिंथेसिस है, इनकी जो बिल्डिंग है, इनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जो है हेल्पफुल होता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं हेल्पफुल होते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोसेस कॉल्ड एपोस्टोसिस या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। तो सेल्स के अंदर हमेशा एक और प्रोसेस भी चलती रहती है, वो कहलाती है एपोस्टोसिस, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं। एपोस्टोसिस अगर ना हो तो सेल्स जो है उनकी डेथ नहीं होगी। तो ऐसे सेल्स जिनकी अब जरूरत नहीं है और उनकी जो है एजिंग हो चुकी है, तो उनकी अगर डेथ हो रही है, या फिर ऐसे सेल्स हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं, जिनकी नेसेसिटी नहीं है, जो कि बॉडी के अंदर हार्म कर सकते हैं, जो भी ऐसा सेल जो कि अब अनयूजुअल पड़ा हुआ है, जो है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो उनकी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ठीक है। और इसी प्रोग्राम सेल डेथ को एपोस्टोसिस कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज ये होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है एपोस्टोसिस में हेल्पफुल होता है। अब जो एबनॉर्मल डेथ होता है सेल्स का ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एपोस्टोसिस के लिए हेल्पफुल है। एपोस्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो ये तो प्रोसेस अच्छी है कि कोई अगर सेल है वो जो है वो ओल्ड हो गई है, या फिर कोई सेल है जो कि अब जो है इन्फेक्टेड है, या फिर सेल ऐसी है जो कि माल फंक्शनिंग करी, जो है अब जो है इंजर्ड हो गई है, ठीक है, कोई ऐसी सेल है जो कि इंजर्ड हो चुकी है, तो उसकी अब सेल की रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो ठीक हो सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो फंक्शन के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है, या फिर उसका जो है वो अब सही नहीं है फंक्शनिंग के लिए, सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, तो उसका क्या होता है कि एपोस्टोसिस के थ्रू प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया माल फंक्शनिंग किया, अच्छे से जो एपोस्टोसिस की प्रोसेस होनी चाहिए वो नहीं किया, बल्कि जो सही सेल है उसकी डेथ करा दे रहा है, तो उससे होगा क्या कि जिस भी सही सेल का वो डेथ करा रहा है वो किसी ना किसी टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, और वो टिश्यू किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रेजेंट होगा। और अगर ये एपोस्टोसिस की प्रोसेस सेल्स के अंदर हुई जो कि सही सेल्स को क्या कर रहा है, उसको उसकी डेथ कॉज करा दे रहा है, मतलब वो जो है ये प्रोसेस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, और अगर ऑर्गन अफेक्ट हुआ तो ऑर्गन्स के रिलेटेड जो फंक्शन है वो फंक्शन सही से नहीं होगा, उस फंक्शन में माल फंक्शनिंग आएगी, ओवरऑल जो बॉडी है वो सफर करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो ये है
कि वो जो है एपोप्टोसिस की प्रोसेस कराए, लेकिन अगर वो माल फंक्शनिंग किया और जो सही सेल है अगर उसकी डेथ कराया तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके अंदर वो सेल प्रेजेंट है वो ऑर्गन अफेक्ट होता है और ओवरऑल उसकी जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सफर करता है। ठीक है, तो इस जो स्लाइड है उसमें हम लोग ये पढ़े कि माइटोकॉन्ड्रिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनके फंक्शंस हैं, और साथ ही साथ में ये भी डिस्कस किए कि इसकी माल फंक्शनिंग से क्या होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी जो है वो 0.05 से लेके 1.0 नैनोमीटर जो है वो उसकी साइज है। लेंथ जो है 1 से लेके 10 माइक्रोन मीटर जो है वो लंबा है। शेप अगर आप देखें तो इसका जो है इलोंगेटेड शेप होता है और ये जो है बीन शेप्ड होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका शेप होता है ना, तो ये लंबा है इसलिए इलोंगेटेड और थोड़ा सा ऐसे कुछ बीन शेप्ड होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर आप देखें बीन शेप्ड होता है इन फिब्रोब्लास्ट थ्रेड लाइक। और अगर आप फिब्रोब्लास्ट में देखें तो फिब्रोब्लास्ट में जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक होता है। तो नॉर्मली जो है सारे ऑर्गेनल्स में ये जो है वो सारे सेल्स में ये ऑर्गेनल जो है वो इलोंगेटेड और बीन शेप्ड होता है। अगर फिब्रोब्लास्ट में ये प्रेजेंट है तो वहां पे ये थ्रेड लाइक होता है। अब अगर इनके नंबर्स की बात की जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो इस टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ये है या फिर किस तरह की इसकी जो साइज है या फिर किस तरह के ये जो सेल हैं उनके ऊपर ये उनमें ये प्रेजेंट है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल कौन से फंक्शनल स्टेज में है या फिर सेल का साइज कितना बड़ा है या फिर सेल का जो है कौन सा टाइप है। तो किस तरह के सेल के टाइप है, किस तरह का सेल का साइज है या फिर सेल किस कंडीशन में है, किस फंक्शनल स्टेज में है, वो इस चीज को देखते हुए जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो डिफर करता है, वो वैरी करता है। और लगभग ये जो है अराउंड 1500 के आसपास ये प्रेजेंट होते हैं। ऑन एन एवरेज लीवर सेल की जो है वो अगर आप देखें तो एवरेज लीवर सेल में इनकी जो नंबरिंग है वो इस तरह से होती है। ठीक है, अब जो आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो अभी तक तो हम लोग आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ये सारी चीजें पढ़े थे, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े थे। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाके हम लोग पढ़े नहीं थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन अब इसको अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो उस जो आउटर मेम्ब्रेन वहां पे पढ़े थे उसमें ये सारी पॉइंट्स जो है आप ऐड कर सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है सिंपल फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये इनक्लोज करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इनक्लोज करके रखने का मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रॉपर शेप और उसे एक प्रॉपर एरिया देता है कि ये तुम्हारा एरिया है, इसमें तुम्हें रहना है, इसमें तुम्हारे जो कंपोनेंट्स हैं वो रहेंगे। ठीक है, और ये जो है एक ऐसा आउटर मेम्ब्रेनस जो है स्ट्रक्चर होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के बाहर के जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है और उसके जो अदर ऑर्गेनल्स हैं उन सबसे सेपरेट करके रखता है। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स को जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें बहुत ढेर सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, पोरीन्स कहलाते हैं, जो कि अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को ताकि वो फ्रीली डिफ्यूज हो सके एक साइड से दूसरे साइड तक। ठीक है, तो जब हम लोग आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे थे तब आपके दिमाग में ये चीज आया होगा कि हम लोग पढ़े कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मॉलिक्यूल्स को और आयंस को इनको जो है फ्रीली ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि पोरीन्स कहलाते हैं। और ये पोरीन्स जो हैं ये क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि
आउटर मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स को इजीली एक मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरे साइड तक फ्रीली ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं। तो थ्रू द हेल्प ऑफ पोरीन्स द मॉलिक्यूल्स आर freely move from one side to the another side of the outer membrane of mitochondria। ठीक है, अब ये जो पोरीन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल जाके पास हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 5000 डाल्टन से लेस होता है, वो जो है वो पास हो सकते हैं, और इनसे जो बड़े होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे। अब ये किन किन चीजों को पास होने देता है, क्या क्या चीजें हैं जो कि इस पोरीन से पास हो सकते हैं? तो आयंस हो गए, न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स हो गए, एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से पास हो सकती है इजिली विद द हेल्प ऑफ पोरीन्स। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये क्या होता है, अबाउट 50% ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होता है, और इसके पास जो है वैरायटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे वो आउटर मेम्ब्रेन के थे। तो आउटर मेम्ब्रेन में जो है ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो पहले जो है जेनेटिक मटेरियल आउटर मेम्ब्रेन में ये सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से सीक्वेंस है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल पढ़े, फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़े, फिर उसके बाद फंक्शनिंग पढ़े, फिर माल फंक्शनिंग भी डिस्कस किए, किस तरह से ये अफेक्ट कर सकता है। उसके बाद फिर मॉर्फोलॉजी में और भी बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़े, और उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इसके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप पढ़े थे उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन पढ़े थे उसमें भी ये पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सही से होना चाहिए। अगर आप सेपरेटली लिख रहे हैं तो ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिए ताकि ये पॉइंट्स है, और अगर आप एक साथ लिख रहे हैं तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे पॉइंट्स आप वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। अब जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, तो पहले आप आउटर मेम्ब्रेन में लिख लीजिए सारी चीजें, ठीक, उसके बाद मैट्रिक्स डाल दीजिए टॉपिक। और मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है स्पेस है जो कि इनर मेम्ब्रेन से इनक्लोज किया जाता है। तो जैसे ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो है ये मान लीजिए इनर मेम्ब्रेन है। तो ये इनर मेम्ब्रेन जिस स्पेस को इनक्लोज करके रखता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जिस सरफेस को या जिस स्पेस को ये इनक्लोज करके रख रहा है, मतलब चारों तरफ से घेर कर रख रहा है, वही कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को कौन इनक्लोज कर रहा है, मैट्रिक्स को इनक्लोज किया जा रहा है इनर मेम्ब्रेन द्वारा। इसमें अगर मैट्रिक्स की देखी जाए कंसिस्टेंसी के बारे में, तो मैट्रिक्स की जो कंसिस्टेंसी है वो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, और ये डेंस होता है और होमोजेनस इन नेचर होता है। ये जो है मैट्रिक्स के अंदर 2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की वो प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी प्रोटीन प्रेजेंट हैं उसका 2/3 पोर्शन जो है वो मैट्रिक्स के पास प्रेजेंट होता है, और मैट्रिक्स के पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डीएनए का जीनोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, टीआरएनए प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल जितनी चीजें, जैसे कि हम लोग अभी उसके माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में पढ़े थे, ये सारा चीज जैसे कि राइबोसोम हो गया, डीएनए पार्टिकल हो गया जो कि जीनोम कहला रहा है। डीएनए पार्टिकल मतलब जीनोम ना, किस चीज का जीनोम, माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम। तो ये सारे पार्टिकल, ये सारे किस में प्रेजेंट है, ये सारी की सारी चीजें मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा स्पेस जो कि इनर मेम्ब्रेन द्वारा इनक्लोज करके रखा गया है। इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ये होमोजेनस इन नेचर है, डेंस स्ट्रक्चर, डेंस जो है ये डेंस जेल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है इसके पास डेंस ये मटेरियल है। ठीक है, और इसके पास
2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास है। मैट्रिक्स के पास एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, टीआरएनए, ग्रैन्यूल्स, फिब्रिल्स और ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। क्यों? क्योंकि ये जो है एटीपी सिंथेटेज के पास जो है, जो कि प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन पे, उनकी हेल्प कराता है और एटीपी की सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होते हैं। तो डायग्राम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का वो ये रहा, जिसमें क्या हो रहा है कि ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन हो गए, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक फ्लूइड है, वो क्या है? वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में प्रेजेंट क्या है? डीएनए प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से इनक्लोज्ड है, इस तरह से जो क्लोज्ड है, इसे ये कहते हैं क्रिस्टल। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जो है वो है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर आपको स्ट्रक्चर पूछा हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो उसकी आप मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करिए, उसके जीनोम को डिस्कस करिए, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करिए, उसके फंक्शन को डिस्कस करिए। अगर वो माल फंक्शनिंग कोई कर रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ में उसके सारे कंपोनेंट्स जो है उनके बारे में लिख सकते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं ये लिख सकते हैं, और एट लास्ट उसका जो डायग्राम है वो आप ड्रॉ कर दीजिए। ये थोड़ा सा ब्लर डायग्राम है, ठीक है, आप और अच्छे से सर्च करके और अच्छा डायग्राम जो है वो आप ड्रॉ कर लीजिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि जिसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से जो है वो वहां पे रिप्रेजेंटेड रहे। तो आई होप आपको इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मैट्रिक्स, क्रिस्टल्स, राइबोसोम, डीएनए और एंजाइम्स, सारे जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो माइक्रोफिलामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस चीज का? माइक्रोफिलामेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है साइटोस्केलेटन का, वो बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल होता है। माइक्रोफिलामेंट की अगर बात की जाए तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो सेल के शेप और रिजिडिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? सेल की जो टफनेस होती है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सेल के शेप के साथ उसके रिजिडिटी के लिए माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनकी असेंबली की बात की जाए तो ये जो है अगर ये डिसेंबल किए गए और इन्हें फिर से रीफॉर्म अगर किया गया तो ये रैपिडली री यूनिफॉर्म भी हो जाते हैं, और इसी वजह से ये जो सेल की मोबिलिटी है या फिर सेल की जो मॉडिफाई है ये इस चीज के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट हैं अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो है अगर ये डिसअसेंबल हो जा रहे हैं, मतलब जो माइक्रोफिलामेंट के जो भी पार्ट हैं वो अलग हो गए, तो ये फिर से रीयूनिफॉर्म जो है रीयूनाइट जो है रीयूनाइट रैपिडली हो जाते हैं, जल्दी से हो जाते हैं, और इसी फीचर की वजह से ये जो है सेल की मॉडिफाइंग शेप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसेंशियल होते हैं, और सेल्स को उसके शेप्स को मॉडिफाई कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इसी यूटिलिटी को, इसी एबिलिटी को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो गुड एक्सटेंड तक
जो है वो हो सके और रीच कर सके द साइट ऑफ द इन्फेक्शन एंड सबमर्ज द पैथोजेंस। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स का ये काम होता है कि वो जो पैथोजन है उसे इनगल्फ करे, उसे ईट करे। इसी वजह से क्या कहते हैं, उसे सोल्जर्स कहा जाता है ना, सोल्जर्स ऑफ द ब्लड, जो कि क्या करते हैं कि पैथोजेंस को इनगल्फ करने का काम, खत्म करने का काम करते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के पास जो ये जो इनगल्फिंग की पावर है कि वो जो भी इंफेक्शियस पार्टिकल है या फिर पैथोजन है उस तक पहुंचे, उसके साइट तक पहुंचे और उस पैथोजन में सबमर्ज करे उसे, ठीक है, अपने अंदर। तो ये फैसिलिटी इस वजह से हो पाती है, या ये जो प्रॉपर्टी है वो इस वजह से होती है क्योंकि उनमें जो है माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं? माइक्रोफिलामेंट सेल्स के मॉडिफाइंग नेचर के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि WBC को इस चीज में हेल्प करते हैं ताकि वो पैथोजन के चारों तरफ जाए, उसे क्या कर सके, सबमर्ज कर सके। तो ये जो है एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि जो माइक्रोफिलामेंट है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है। अब अगर माइक्रोफिलामेंट की बात की जाए तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो थिनेस्ट क्लास होता है साइटोस्केलेटन का, सबसे पतला जो है वो साइटोस्केलेटन का क्लास होता है। साइटोस्केलेटन में और भी चीजें हैं जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो उनके कंपैरिजन में जो माइक्रोफिलामेंट है वो थिनेस्ट क्लास होता है साइटोस्केलेटन का। ये जो है सॉलिड रॉक्स होते हैं और इनमें जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? एक्टिन्स हैं। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस में भी हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट, जिसमें हम लोग इसको ये चीज पढ़े थे कि माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्टिन फिलामेंट कहलाता है। ये जो है एक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। ये सेल के मोबिलिटी में, सॉरी सेल की मोटिलिटी में, उसके चेंज ऑफ द शेप में, एम्बॉयडल मूवमेंट में, साइटोकाइनेसिस में, इन सारी चीजों में हेल्पफुल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं ताकि जो आपका कंटेंट है वो और भी ज्यादा रिच हो सके। ठीक है, तो जो सारे पॉइंट जो कि वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये कि माइक्रोफिलामेंट जो है वो क्या है, उसके बारे में और भी चीजें जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोफिलामेंट जो है वो थिनेस्ट क्लास है साइटोस्केलेटन का। ये सॉलिड रॉक होता है किस चीज का? ग्लोबुलर प्रोटीन का। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि माइक्रोफिलामेंट को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ये कौन सी होती है? एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो जो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो जो है ट्विस्टेड रबल चेन में प्रेजेंट होते हैं, और मतलब कि जो एक्टिन्स के जो सब यूनिट्स हैं उनके हेल्प से ही ये जो है माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट, ये माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो बनते हैं। और ये जो एक्टिन के फिलामेंट हैं ये ट्विस्टेड मैनर में अरेंज होते हैं और माइक्रोफिलामेंट्स को बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है वो रेजिस्टेंसन, ये जो है इसकी एक और फंक्शन होती है कि ये रेजिस्ट कर सकता है टेंशन को। सेल्स के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें रेजिस्ट करने में माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो हेल्पफुल होते हैं। अब उसके साथ साथ अलग प्रोटीन्स जैसे कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो अदर प्रोटीन्स के साथ 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉर्म करते हैं और इस स्ट्रक्चर का बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है। तो मसल्स के अंदर क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो अरेंज होते हैं पैरेलली एक दूसरे से, और ये जो थिकर फिलामेंट है ये कंपोज किया जाता है मोटर प्रोटीन मायोसिन द्वारा ताकि वो इंटीग्रेटेड मैनर में थिनर एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो सके। मायोसिन मॉलिक्यूल जो है वो अकेले जो है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ काम करती हैं और पुल करती है एक्टिन फाइबर्स को ताकि वो क्या कर सके, सेल की जो शॉर्टनिंग है वो करा सके। तो इसमें इस चीज को बताया गया है कि किस तरह से जो मायोसिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स के साथ वर्क करता है
और जो मसल कंट्रैक्शन का काम होता है मसल्स में वो कैसे होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से जो है ये काम होते हैं। और इन अदर सेल्स जो ये एक्टिन मायोसिन है ये इंटीग्रेटेड होता है और लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन फिर भी ये जो है लोकलाइज कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्पफुल होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बेल्ट माइक्रोफिलामेंट का जो है वो डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स को, ताकि वो जो है सेल डिवीजन करा सके। जैसे कि माइक्रोफिलामेंट में हम लोग ये चीजें पढ़े थे कि माइक्रोफिलामेंट को क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन के साथ काम करता है और किस तरह से ये मसल की कंट्रैक्शन में हेल्पफुल होता है ये चीजें हम लोग अभी पढ़े। साथ ही साथ में हम लोग जब पढ़ रहे थे माइक्रोफिलामेंट को तब हम लोग ये चीज डिस्कस किए थे कि ये बहुत सारी प्रोसेसेस में हेल्पफुल है, जैसे कि सेल के शेप को मेंटेन करने में, उसको मॉडिफाई करने में, सेल के डिवीजन में। तो आखिर कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो माइक्रोफिलामेंट है वो सेल के डिवीजन को कराता है। तो जो कंट्रास्टिंग बेल्ट है किसका, माइक्रोफिलामेंट का, वही डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को। किसके साइटोप्लाज्म को, एनिमल्स के साइटोप्लाज्म को, जिसकी वजह से जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो हो सकता है। और इस तरह से जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसमें माइक्रोफिलामेंट जो है वो हेल्पफुल होते हैं। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि किस तरह से ये साइटोकाइनेसिस में हेल्पफुल होता है। तो साइटोकाइनेसिस है क्या, साइटोकाइनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज बीइंग डिवाइडेड। ठीक है, तो एक मान लीजिए सेल है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो वो क्या कर रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है इस प्रोसेस में डिवाइड हो रहा है और इसी प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रोफिलामेंट है वो साइटोकाइनेसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो लोकलाइज जो कंट्रैक्शन होता है वो भी एमोइडल मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। और इस तरह से जो लोकलाइज कंट्रैक्शन है जो कि एक्टिन फिलामेंट की वजह से होता है, इस वजह से ये एक्टिन फिलामेंट जो है एमोइडल मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब जो स्यूडोपोडिया हो गए या फिर सेलुलर एक्सटेंशंस हो गए और जो एक्सटेंड होते हैं या फिर कंट्रैक्ट होते हैं, रिवर्सिबल असेंबली का या फिर कंट्रैक्शन ऑफ द एक्टिन सब यूनिट का जो कि होता है माइक्रोफिलामेंट्स में। तो ये सारी चीजें जो है माइक्रोफिलामेंट्स में होते हैं, इनके द्वारा जो है सेल्स में बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो हो पाती हैं। तो इसमें हम लोग माइक्रोफिलामेंट क्या होता है ये चीज पढ़े, साथ ही साथ में इसके क्या कंपोनेंट है इस चीज को भी पढ़े, और ये कंपोनेंट्स किस तरह से सेलुलर प्रोसेसेस कराने में हेल्पफुल है, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप आपको जो सारा चीज है इस यूनिट का या फिर इस लेक्चर का ये समझ में आया होगा। इस जो लेक्चर है, इस जो वीडियो है उसमें हम लोग वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, किस चीज के, यूनिट सेकंड के। और आई होप आपको जो सारा जो क्वेश्चन था वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपके जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है अपना जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नवोत्सव बैच को, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास जो है वो सारी चीजों के प्रोवाइडेड रहेंगे हर लेक्चर वाइज, और हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपके टॉपिक्स वाइज यूनिट वाइज अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है और वन शॉट रिवीजन वीडियो, ये सारी चीजें जो है आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। इस समय यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो विद इन 3 मंथ्स जो है आपका कोर्स वो कंप्लीट हो जाएगा और जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये जो आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आप जो है और इस जो लेक्चर है इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनका भी फायदा हो सके, वो भी पढ़ सके अपने यूनिट को। और ऐसे ही जो जितने भी आपके जो टॉपिक्स हैं उनको आप पहले पढ़ा करिए,
उसके बाद जो उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सर्च किया कीजिए और उनको पढ़ा कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।